व्यूअर्स हमारे बहुत सारे सिविलाइजेशन जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन और बाकी सब सिविलाइजेशन? करेंसी क्या थी उस वक्त, या मतलब ट्रेड किस तरीके से हुआ करता था? मतलब एक रो वाइज कंपार्टमेंट में बना था और हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता था। मतलब अभी जो यूएसए खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है, तो क्या मतलब बिल्कुल। इसका इसका मतलब आपको ये कहना है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली इंडिया है? इसमें ये पाया गया था कि ये सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस थी। ब्रिटिशर्स जब आए, उन्होंने ये जानबूझ के ये बात दबाई। नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आज एक नया एपिसोड के साथ हम जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आज हमें ज्वाइन कर रहा है अभिषेक बोर। तो वेलकम अभिषेक, सबसे पहले तो। और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की जो एपिसोड है उसका थीम रहने वाला है, ये एक हिस्ट्री पॉडकास्ट रहने वाली है। अ, आज की जो टॉपिक है तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इसके फैक्ट्स और मिस्ट्रीज को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। किसी बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो अभिषेक, तैयार है आप? बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मैं आपको पिच करने जा रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली है क्या? मतलब आप इसको शुरू से एक्सप्लेन कीजिए कि ये मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई है, या फिर ये है क्या एक्चुअली, कि जिन लोगों को पता भी नहीं है इस सिविलाइजेशन के बारे में, उन्हें भी समझ आ सके सिंपल वर्ड्स में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम उसका बाइफर्केशन करें तो इंडस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, जो इंडस रिवर है जो फ्लो करती है इंडिया में और पाकिस्तान में, तो इस इंडस वैली के बेसिन्स के ऊपर जो सिविलाइजेशन हुई है। अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी जो पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ में रह रही है, उसको ही हम सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। मीन्स अपने अपने इंटरेस्ट कम ज्यादा मायनों में वो अचीव करने की कोशिश करती है। मतलब जो इंटरेस्ट सोसाइटी के हित में नहीं है या फिर ह्यूमैनिटी के हित में नहीं है, जो ग्रुप है उसके हित में नहीं है, उस इंटरेस्ट को दे डोंट प्रेफर। ओके, सो उसको ही सिविलाइजेशन बोला जाता है। और हिंदी में सभ्यता। तो इंडस एक जो नदी है, वो जो इसका टाइमलाइन हम मान सकते हैं कि 3000 BC टू 1700 BC, ये एक टाइम है। हालांकि जो प्रिसाइज टाइमलाइन है वो अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, बिकॉज उसके एविडेंस के अकॉर्डिंग ऐसा भी पाया जाता है कि यह सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी भी हो सकती है। और कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग ये भी माना गया है कि ये सिविलाइजेशन 5000 पुरानी भी हो सकती है। तो यही है। ओके, बहुत 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 सही। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके के और भी कई सिविलाइजेशंस के नाम हमने सुने हैं। अ, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ पैरेलली तीन और सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। पहले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज के सीरिया इराक के रीजन में पाई जाती थी। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो आज के अफ्रीका में है। देन चाइनीज सिविलाइजेशन। ये तीन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में चल रही थी उस वक्त। तो बेसिक डिफरेंस ये था, मतलब जब ये सिविलाइजेशन सबके वर्ल्ड के, जब क्या बोलते हैं उसको, लाइट में आ गई इन 1921। 1921 में जब दयाराम साहनी नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा रीजन में जब एक्सकेवेशंस किए थे, तो इसमें ये पाया गया था कि ये सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस थी। अब एडवांस इस मामलों में थी, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली भी। तो पॉलिटिकली अगर हम माने इसको, तो इस सिविलाइजेशन में हम पाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास या फिर कोई एक सुप्रीम लीडर इसमें नहीं था। मतलब ये
सिविलाइजेशन कंप्लीटली एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो आज के सिविलाइजेशन को भी चैलेंज करती है। इनफैक्ट ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ही चैलेंज करती है, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जिसमें 50 लाख लोग साथ में रह रही है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका एविडेंस ये है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक था। इसका एविडेंस ये है कि जो हमें आर्टिफैक्ट्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं उस जगह पे, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद धोलावीरा, इन सब जगहों पे हमें जो सिटाडल्स मिले हैं। सिटाडल्स मतलब जो एक रीजन होता है, किले जैसा होता है, और किले मतलब जो शहर का जो आर्टिफैक्ट्स है, उसके बीच में एक हाई एल्टीट्यूड में एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसे सिटाडेल बोला जाता है। तो सिटाडेल का प्रेजेंस इन सारी जगहों पे होता है, वो भी सेम साइज का। इसका मतलब उसमें कोई पैरामाउंटस ही नहीं थी। मतलब कोई एक शहर या फिर कोई एक जगह सुप्रीम है, ऐसा कुछ उसमें नहीं था, बिकॉज सबकी साइज तो सेम ही थी। और आजू बाजू के रीजन में जब सेम सिटाडेल हुआ करते थे, और उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम जो भी कोई अगर पावरफुल हो जाता है, कोई भी एक एंटिटी पावरफुल हो जाती है इन द ग्रुप, दैट एंटिटी ट्राइज टू डोमिनेट ओवर द ग्रुप। बट हुँ, हालांकि इसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई वारफेयर हुआ है, कोई कॉन्टेस्ट हुआ है। इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वहां पे प्योरली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें ओलिगार्की एक जो सिस्टम है, जिसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस की राय मिलती है। तो ओलिगार्की मतलब ऐसा होता है सिस्टम कि उसमें ग्रुप, पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है, वो लीड करता है, और वो ग्रुप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो सकता है। उसमें से एक लीडर आता है, वो फिर उसका लीडर होता है, बट नॉमिनल लीडर। वो लीडर कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता जो उसके ग्रुप के खिलाफ हो। तो ये पॉलिटिकली एडवांस सिस्टम है। और सेकंड चीज ये है कि जो आर्किटेक्चर वहां पे हमें मिला है, जैसे कि बैक्ड ब्रिक्स, मतलब बर्न्ड ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस ये है कि सिंस ये सिविलाइजेशन एक इंडस वैली के बगल में ही है, या फिर इंडस वैली के जो बेसिन है उसमें सिविलाइजेशन है, तो देर आर हाई चांसेस कि कहीं फ्लड आए, और फ्लड आने के बाद सिविलाइजेशन में पानी घुस गया, फिर उसके बाद कैलामिटी से वो पूरा नुकसान हो सकता है ना। तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने बर्न ब्रिक्स का यूज करना स्टार्ट किया। अब बर्न ब्रिक्स का सिग्निफिकेंट क्या है कि सपोज मिट्टी का अगर कोई स्ट्रक्चर बना है, और उसके अंदर पानी घुस गया, फ्लड का पानी, तो उसकी बुनियाद कमजोर हो सकती है स्ट्रक्चर की। तो बर्न ब्रिक्स का यूज करने का पीछे का लॉजिक ये था कि फ्लड आए, कुछ भी आए, बुनियाद ना हिले, और स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही मजबूत रहे। तो ये सिग्निफिकेंस जो है वो सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट्स को, इस आर्किटेक्चर को एडवांस बनाता है। और एक तो ये चीज, और सेकंड चीज ये कि जो घरों का निर्माण था वो ग्रिड सिस्टम में बना हुआ था। मतलब हर घर दूसरे घर का, मतलब एक रो वाइज कंपार्टमेंट में बना था, और हर रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता था। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, इन हाउस टॉयलेट बाथरूम्स हुआ करते थे। ये सब चीजें क्या डिसाइड करती, डिपिक्ट करती है, ये सब चीजें डिपिक्ट करती है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी, अर्बन थी, बहुत ज्यादा अर्बन थी। और थर्ड चीज ये है कि एविडेंस के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले, मदर गॉडेस मिली है, तो उसके हिसाब से हिस्टोरिकल्स ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सिस्टम वहां पे एग्जिस्टिंग करती थी, वो सिस्टम एक मैट्रियार्कल सिस्टम था। मतलब हमें पता है कि पेट्रियार्कल सिस्टम में क्या होता है कि एक जो मेल्स होते हैं उनके हाथ में सत्ता होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ, और जो मैट्रियार्की होती है उसमें क्या है कि पैरामाउंट सी मेल्स की नहीं होती, फीमेल्स की भी हो सकती है, या फिर दोनों को इक्वल राइट्स भी मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसका कंक्लूजन हिस्टोरियंस ने ऐसे निकाला कि वहां पे जो मदर गॉडेस मिली है, वो मदर गॉडेस बाकी जगह पे भी मिली है, दुनिया के बाकी हिस्सों पे भी मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जहाँ पे वो मदर गॉडेस का आर्टिफैक्ट्स मिला है, वो सिविलाइजेशंस मैट्रियार्कल थी। तो हिस्टोरियंस का कंक्लूजन ये है कि ये भी सिविलाइजेशन मैट्रियार्कल होनी चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस है।
और रही बात सोशल लाइफ की उस वक्त के, तो हमें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि जिसमें ये प्रतीत हो कि वहां पे कोई टेम्पल या फिर कोई एक रिलीजियस रिचुअल होने का सिग्निफिकेंस मिलता है। मतलब वहाँ के लोग इतने एडवांस थे थिंकिंग में कि दे यूज्ड टू वर्शिप नेचर रादर देन आइडल वर्शिप एंड ऑल। सो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है जो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में है। अच्छा, मतलब जिस तरीके से Yes. आपने पहले वो पॉलिटिकल बात की कि उस समय से हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती आ रही है। मतलब अभी जो यूएसए खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है, तो क्या मतलब बिल्कुल, इसका इसका मतलब आपको ये कहना है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली इंडिया है? बिल्कुल, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। और ज़ाहिर-सी भी बात है कि उस वक़्त मतलब रिसोर्सेज़ के लिए कोई हंगामा नहीं था सिविलाइज़ेशंस में। और ये भी एविडेंस के अकॉर्डिंग मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन का ट्रेड मेसोपोटामियन, इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन के साथ भी था। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि वो लोग अ, अपने थॉट्स के बारे में, अपने एक्जिस्टेंस के बारे में इतने इनसिक्योर नहीं थे। माफ़ी चाहूँगा, डिस्कनेक्ट हुआ था मैं। कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ये तो ये कहना है मेरा कि वो लोग अपने बिलीफ्स के बारे में इतने इनसिक्योर नहीं थे जैसे आज के लोग हैं। सो दे डिड नॉट थिंक कि हमारे पास कोई बड़ी आर्मी होनी चाहिए, हमारा जो बिलीफ है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होना चाहिए। दे वर हैप्पी वेयर दे वर। सो दैट्स व्हाई मतलब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि वहां पे कोई वेपन मिला हो या फिर स्टैंडिंग आर्मी होने का कोई सबूत मिला हो। स्टैंडिंग आर्मी बोलने से एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होने का कोई सबूत नहीं मिला है हमें। और ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आज हम देखें तो हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी अभी भी उसमें इनसिक्योरिटी है, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है दूसरे बिलीफ्स के बारे में, दूसरों के थॉट प्रोसेस के बारे में। सो ये चीज कहीं ना कहीं वहां पे नहीं थी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि जो स्क्रिप्ट वहां पे मिली है वो अनडिसाइफर्ड है। उसका मीनिंग क्या है ओके। वो अभी तक नहीं पता चला है। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये इस सिविलाइजेशन और उसके कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन हुए थे। तो जो मेसोपोटामिया है वहां पे भी सेम स्क्रिप्ट मिला है, लेकिन उसका पैटर्न अलग है। और इस स्क्रिप्ट को ऐसे बोलते हैं हिस्ट्री में कि बेस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। उसका मतलब ये होता है कि हम राइट से लेफ्ट लिखना स्टार्ट कर राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से खत्म करते हैं, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट को खत्म करते हैं। ये पैटर्न में चलती है। और सेम पैटर्न हमें इसमें भी मिला मेसोपोटामिया में। बट डिफरेंस पैटर्न का था। तो ये भी हो सकता है कि मतलब स्क्रिप्ट सेम हो लेकिन लैंग्वेज अलग हो। लाइक हम जैसे कि तुम हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? ये राइट। हिंदी में बोला मैंने, बट हम इस चीज को देवनागरी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, राइट? हुँ। वैसे ही कुछ बात मेसोपोटामियन में जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं उसके बारे में भी बोली जा सकती है। तो इसका मतलब अ, जो एडवांस स्क्रिप्ट है या फिर जो स्क्रिप्ट है उसका सबसे पहले निर्माण इंडस वैली में हुआ था। फिर उसको उस सेम स्क्रिप्ट का यूज करके जो लैंग्वेज मेसोपोटामिया थी उसमें उस लैंग्वेज का उस लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शंस का यूज किया गया होगा। अ, और फिर ये चीज और डिसाइफर्ड नहीं है लैंग्वेज। पहली चीज तो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं है। और दूसरी चीज तो ये है कि अ, जो चीज मतलब 50 मिलियंस 50 मिलियन 50 मिलियन नहीं, सॉरी, 50 लाख, 5 मिलियन, दैट इज अच्छा। 5 मिलियन लोगों को बांध सके, बाइंड रख सके ऐसी कौन सी चीज उस जमाने में रही होगी। ये चीज का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि मतलब उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था। एक कौन सा ऑब्जेक्टिव था कि इस सिविलाइजेशन को वो बांध कर रख सके और अपने बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना होने दे, या हुए भी तो भी उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि सिविलाइजेशन का टाइम स्पैन अगर हम देखें तो वो इट इज मोर देन 3000 ईयर्स। तो
ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि मतलब थोड़ा-सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कॉन्फ्लिक्ट अगर सपोज़ चलता है लॉन्ग टाइम में, तो उसकी वजह से डिज़ास्टर होने के चांसेस भी थे। लेकिन अ, वैसा कुछ हुआ नहीं है। वो सिविलाइज़ेशन 3000 इयर्स तक टिकी हुई थी। तो ऐसी कौन-सी बात तो होनी चाहिए वहाँ पे कि जो सभी लोगों को बाँध के रख सकी होगी उस वक़्त? तो ये मतलब इस पे अभी रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है या फिर लाइमलाइट में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही है? मतलब इतना सब कुछ मिट्टी के नीचे अगर अभी गड़ा है, ये सब नॉलेज है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया-पाकिस्तान डिवीज़न हुआ है, ये रीज़न है? या फिर उसपे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है? क्या रीज़न है इसका? इसका एक रीज़न तो ये भी जैसे आपने बोला हो सकता है कि इंडो पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ है, वो भी रीज़न हो सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारा आज का जो फ़ोकस है, वो कहीं न कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, उनसे हटकर है। लाइक हुँ, आज की सिविलाइज़ेशन मतलब आज हम जिस चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं आईटी, हालाँकि मैं उसको अपोज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है जो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लाइमलाइट में नहीं ला रही क्योंकि क्या होता है ना, फंड तो तभी मिलेगा ना जब लोग इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ को करने के लिए। तो फंड की कमी है और फंड की कमी इसलिए क्योंकि अ, उसमें उस साइड में जाने वाले आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फ़ोकस होता है इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड ऐसी स्टडी जो वोकेशनल स्टडी हो जिसमें जाके हम लाइवलीहुड का कुछ कर सकें। ये स्टेम एक स्टेम रीज़न ये भी सब्जेक्ट्स में हो अभी सकता है। इंडिया इंडिया स्टेम सब्जेक्ट्स में अभी आगे जा रहा है मतलब ये जो एग्ज़ैक्टली। साइंस, इंजीनियरिंग इसमें। लेकिन इसकी वज़ह से बाकी सब छूट रहा है। यस, हम हमारे बहुत सारे जो हम मैं ये नहीं कह सकता मतलब बोल सकता कि हमने हमारी हिस्ट्री बहुत ग्लोरीफाई करनी है, ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं क्योंकि ये जब ये एक्सकवेशंस हुए थे हड़प्पा रीजन में या फिर जो हमारे आज के इंडिया में जो साइट्स है वहाँ पे जो भी एक्सकवेशंस हुए थे, वो एक्सकवेशंस ब्रिटिशर्स के अंडर हुए थे। और ब्रिटिशर्स का एक व्हाइट मैन्स बर्डन आपको पता ही होगा। वो वो हाँ, था उनका कि मतलब उनको छोड़ के बाकी सब लोग अनसिविलाइज्ड है तो व्हाइट मैन का ये व्हाइट मैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी लोगों को सिविलाइजेशन में लाए। तो वो लोग तो हमें ट्राइब्स या फिर दैट सॉर्ट ऑफ ही कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उनके खुद के लोगों ने एक्सकवेशंस को इनिशिएट करके ये पता निकाला कि ये जो इंडियंस जिनको हम गुलाम समझ रहे हैं, इनकी हिस्ट्री तो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। जब हम लोग बार्बरिज़्म में गुज़र रहे थे हमारा जो यूरोप आज का, तो उस वक़्त ये लोग सिविलाइजेशन के साथ रह रहे थे और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के साथ। ये कहीं न कहीं बहुत ये चीज़ है जिसके ऊपर लाइट थ्रो करनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को ही चैलेंज करती है। तो मतलब क्या ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने ये जानबूझ के ये बात दबाई? अ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज़ कुछ लोग जो ब्रिटेन से यहाँ पर आए थे एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते थे या फिर आर्कियोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स थे उनके। तो उन्होंने आई वुड से कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई या तो जो ब्रिटेन से लोग आए थे यूरोप से जब हम अंग्रेज़ों के शासन में थे, तब उसमें आई वुड से कि 2 कैटेगरी के लोग थे। एक तो के जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऑफिशियल्स और दूसरे एक्सप्लोरेशन के बहाने में जो लोग आए थे इंडिया में, वो लोग थे। बट जिन्होंने एक्सप्लोरेशन की, उन्होंने उनका हमें शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए इस बात का कि उन्होंने हुँ, इतनी बड़ी चीज़ को लाइमलाइट में आने भी दिया उस वक़्त। और ये अच्छी बात हुई है और हाँ, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी, हुँ। उतनी रिसर्च मुझे लगता है कहीं न कहीं नहीं हुई है। हमारे शहरों के नीचे बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड हिस्ट्री भी हो सकती है, हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं है। मुझे लगता है हिस्ट्री के साथ-साथ कई ऐसे मिनरल्स वगैरह वेल्थ भी बहुत कुछ दबी है,
जो भी अभी हमें मिली नहीं है इनफैक्ट हमने ढूँढा नहीं है उसको। तो जैसे अभी हमारा ढूँढा जा रहा है, जैसे हमें जम्मू में लिथियम रिज़र्व्स हमें मिले, तो हम दुनिया में सीधा टॉप लेवल पे आ गए लिथियम रिज़र्व्स में। फर्स्ट या सेकंड कुछ रैंक पे हम आ रहे हैं। बिल्कुल, फिर राजस्थान में मिल गया लिथियम रिज़र्व्स। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ दबा हुआ है नीचे और हमें बस उसको ढूँढना है, बाहर निकलना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम किस तरफ देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम आगे जाएँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना मुश्किल है। उसकी बजाय अगर हम यही हिस्ट्री को पढ़ें, इसको खोद के निकालें बाहर, तो हमें मुझे लगता है वो टेक्नोलॉज़ीज़ हम अचीव कर पाएँगे, क्योंकि सीख जाएँगे हम हिस्ट्री से ही। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इतनी एडवांस सिविलाइज़ेशंस जो थी वो, उनके पास तो इसका मतलब है कि कई सारी टेक्नोलॉज़ीज़ होंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारी टेक्नोलॉज़ी उनके पास होंगी भी और जिस तरह से उनकी सिविलाइज़ेशंस थी, उसके अकॉर्डिंग उनको पता भी था उस टेक्नोलॉज़ी का सही इस्तेमाल करना कैसे है। मतलब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की अवेयरनेस उतनी नहीं है कि उन टेक्नोलॉजी को यूज़ अच्छे मायनों में कैसे किया जा सकता है। हुँ, बट उन्होंने वो किया भी, तो ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है हमें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो और उसका सही से इस्तेमाल कैसे करना हो, ये भी पता हो। वाव! ये सब सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग, इसका मतलब ये तो है कि पक्का हमारे व्यूअर्स जो है वो सब इसको एन्जॉय कर रहे होंगे, ये बिल्कुल। सब फैक्ट्स को। ऐसी कोई कोई ऐसे मिस्ट्री आप डिस्कस करना चाहोगे या रखना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स के सामने? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। पहली चीज़ तो ये है जो स्क्रिप्ट उन्होंने यूज़ किया वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ। मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी ये अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। तो जब सोचो आप हमें खंडहर में ले अभी जस्ट, बट जब हमको उस स्क्रिप्ट का अर्थ पता चल जाएगा तो सोचो कितनी चीज़ें बाहर आएँगी, क्या-क्या चीज़ें बाहर आ सकती है। तो ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस सिविलाइज़ेशन का सडनली डिक्लाइन हुआ कैसे? इतनी बड़ी सिविलाइज़ेशन थी, अ, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुआ करती थी, तो उस सिविलाइज़ेशन का एंड हुआ कैसे? ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मिस्ट्री है जो अभी तक सुलझी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं मिस्ट्री की। ये डिसाइफर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है? डिसाइफ़र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मेसोपोटामिया या फिर इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन था, उसमें मेसोपोटामिया में, जो सिविलाइज़ेशन था उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था हमें। तो उस इंस्क्रिप्शन में जो पोटामिया की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज उस सिविलाइज़ेशन की हुआ करती थी, उसके नीचे अ, ओल्ड ग्रीक का भी एक मतलब सपोज़ व्यूअर्स के लिए मैं बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि सपोज़ हम किसी मेट्रो सिटी में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें अ, हमें कुछ सूचना दी गई है कि चलते समय सावधान रहिए। अब ये सूचना हिंदी में भी लिखी है, अ, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है। तो इससे अगर हमको हिंदी का पता है, हिंदी में उस चीज़ को कैसे सिग्निफ़ाई किया जाता है ये पता है, तो उस चीज़ को हम इंग्लिश में उसको कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। उसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी पता कर सकते हैं। तो सेम काइंड ऑफ चीज़ वहाँ पे मिली है। तो उनको मेसोपोटामिया जो लैंग्वेज थी, उसका ओल्ड ग्रीक में क्या मतलब है वो पता चल गया। बट ऐसी कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं मिली अनफॉर्च्यूनेटली, जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई एक ओल्ड लैंग्वेज हो उससे वहाँ की इंडस स्क्रिप्ट का क्या मतलब है ये निकाल पाएँ। इसकी वजह से ये मेजर रीज़न है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर दैट लैंग्वेज। होप सो ये हमारी पॉडकास्ट सुन के बड़े लोग ये एनकरेज होंगे आर्कियोलॉजी वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए। या अच्छी बात है। तो ये और आप ऐसी कोई कौन-सी उसकी एस्पेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
जो कि लोगों को बहुत कम पता है। अगर आप ऐसे कुछ लोगों के सामने रखना चाहते हो और कुछ ऐसा आपके तहखाने में पड़ा हो? ओके, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि अ, हम मानते हैं कि लोगों में अगर लोगों को हमें एक साथ इकट्ठा करना है या फिर जो मासेस के ऊपर कंट्रोल अगर हमें पाना है, तो हमारे पास हमारे इस एज में एक टूल है, उसका नाम है रिलीजन। बट उस वक़्त ऐसी चीज़ नहीं थी। रिलीजन के कोई एविडेंसेस नहीं मिलते। हालाँकि वहाँ पे आइडल्स मिले हमें। पशुपति महादेव का भी आइडल मिला है, मदर गॉडेस का भी आइडल मिला है, लेकिन कोई टेम्पल नहीं मिला है, कोई रिचुअल का साइन नहीं मिला है। तो ये चीज़ आई थिंक पता करने लायक है कि उनको एक उनका फेथ क्या था, कॉमन फेथ क्या था जिसके ऊपर ये सब टिका था। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि करेंसी क्या थी उस वक़्त या मतलब ट्रेड किस तरीके से हुआ करता था? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली उस वक़्त क्या था कि कोई करेंसी एक्जिस्टिंग नहीं थी उस वक़्त। लेकिन वहाँ पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि हम कोई एक वस्तु देते हैं, उसके बदले पे हमें दूसरी वस्तु मिलती है, राइट? तो राइट। और उनका ट्रेड सॉरी फॉर द या इंटरप्शन गाइज़। हाँ, हम ट्रेड की बात कर रहे थे। यस। तो इस बात का एविडेंस है कि उनका ट्रेड चल रहा था इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। इस बात का प्रमाण ये है कि हमें लोथल जो प्लेस है आज के गुजरात में, वहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड डॉकयार्ड तब यूज़ करते हैं हम जब हम कोई बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, बोटिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं हम जनरली। तो डॉकयार्ड का मतलब वहाँ पे बड़े-बड़े शिप्स होने के पैमाने बड़े-बड़े शिप्स होने के चांसेस है और बड़े-बड़े शिप्स होने का मतलब ये था कि अ, उनका ट्रेड हुआ करता था। तो जब उनका ट्रेड हुआ करता था, मज़े की बात ये है कि जो मेसोपोटामिया या इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी उस वक़्त, वो क्या करती थी, उनके पास जो मिनरल्स थे वो अबंडेंट थे। तो वो क्या करती थी, उनको ग्रेन्स ये सब चीज़ें उनको चाहिए थी, ग्रेन्स हुँ, क्लॉथ्स एंड ऑल। तो ये चीज़ें वो लेते थे गोल्ड के बदले में, गोल्ड या फिर कोई भी मिनरल हो उसके बदले में। तो इससे हुआ ये कि इन दोनों सिविलाइजेशन के कंपैरिज़न में इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़्यादा फ्लरिश्ड हो गई। क्योंकि जो चीज़ें वो ट्रेड करते थे, जो हुँ। बेच के ट्रेड करते थे, उसके बदले में उनको अ, गोल्ड या फिर कोई मिनरल मिलता था, जो कि लिमिटेड रिसोर्स है। और ये चीज़ें वैसी ही बेचते थे उनको जो बाद में उगाई जा सकती है या फिर प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऑटोमैटिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड कर गया बाकी कंपैरिज़न में। तो ये सब ट्रेड का था उनका। नाइस। तो ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एपिसोड हो रहा है। अ, पहले मुझे ट्यून इन करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे-जैसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। हाँ। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये। लेकिन अभी ये एपिसोड हम यहाँ यहाँ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया और आप कमेंट कीजिए अगर आपको बहुत पसंद आया और ऐसा ही अगर सेम एपिसोड अगर इंडस वैली पे ही आप सब लोग चाहेंगे तो वापस पार्ट 2 के लिए अभिषेक हमारे पास ज़रूर आएँगे मतलब जॉइन करेंगे हमें ये अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं व्यूअर्स अ, अगले एपिसोड में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अभिषेक के लिए भी अपने कमेंट्स प्लीज़ छोड़िए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।